Welcome all. In this video lecture we will discuss biological clock in plants. Biological clock तो biological clock क्या होते हैं? One of the features of life is the regular occurrence of the same physiological processes. जैसा कि हमें पता है कि लाइफ की एक खुसूसियत ये है कि जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो प्लांट के बॉडी में रेगुलरली परफॉर्म होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, एक खास सीक्वेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फ्लावरिंग है, सीड फॉर्मेशन है। ये जितने भी प्रोसेसेस है लाइफ के, ये रेगुलरली और विद इंटरवल्स होते हैं। दिस पीरियडिसिटी ऑफन coincides with the diurnal rhythm of the 24-hour day-night cycle of the earth. अब ये जो प्रोसेसेस है फिजियोलॉजिकली, इनमें एक रिदम होता है, एक तरतीब होता है और पीरियडिकली ये चीजें होती है। तो ये जो पीरियडिसिटी है, तरतीब है इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की, ये जो है तो रिलेट होते हैं जो डे नाइट का साइकिल है उसके साथ कोरिलेट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उस पे डिपेंडेंट होते हैं और उस साइकिल के तरतीब के साथ ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। जैसे दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, तो जब रात हो जाती है, लाइट खत्म हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। तो एक रिदमिक प्रोसेस है। इसी तरह अगर हम फ्लावरिंग को देख लें तो फ्लावर के लिए एक खास पीरियड होता है साल में और एक खास ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर होता है। तो ये सारा तरतीब जो है इन प्रोसेसेस का, ये डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। जो 24 घंटे का साइकिल है दिन रात का, उसके साथ कोरिलेट होता है। Some ecological processes exhibit diurnal, tidal, lunar and seasonal variations called ecological rhythms. ये जो processes है physiological है या ecological processes है, ये किसकी वजह से होते हैं? दिन और रात की जो तरतीब है उसकी वजह से होंगे, या जो tidal forces है उसके साथ कोरिलेट होते हैं, लूनर जो मून का साइकिल है उसके साथ, या सीजनल वेरिएशंस की वजह से होते हैं। और इनको हम इकोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल रिदम्स रेफर टू फंक्शनल प्रोसेसेस which usually occur in the body of an organism having very short cycles. फिजियोलॉजिकल रिदम्स वो फंक्शनल प्रोसेसेस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं और उनका साइकिल शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब ये है कि वो डायर्नल होते हैं, जो 24 आवर साइकिल होता है उसके साथ कोरिलेट होते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जो एक खास तरतीब के साथ होते हैं, जिनका साइकिल शॉर्ट होता है, दिन और रात के साथ मुंसलिक होते हैं, उनको फिजियोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं, जो बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारे पास द पीरियोडिक वेरिएशन इन द स्टेट ऑफ ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन ग्रीन लीव्स इज ए शॉर्ट साइकिल। जैसे कि हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं लीव्स के अंदर और उनका साइकिल काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं तो 24 आवर साइकिल में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब लाइट होती है फोटोसिंथेसिस होती है, फिर जब लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती है और रात आ जाती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है।
In plants, ecological rhythms usually have a 23 to 28 hour cycle. प्लांट्स में जो इकोलॉजिकल रिदम्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल रिदम्स जो होते हैं उनका साइकिल या दौरानिया जो है वो 23 से 28 घंटे तक होता है। These rhythms are called circadian rhythms. इन रिदम्स को सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। ये जो साइकिल्स होते हैं प्लांट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, एक ख़ास ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो परफॉर्म होते हैं और रिपीट होते हैं, तो इन रिदम्स को दूसरे अल्फाज में सर्केडियन रिदम्स भी कहते हैं। जो सर्केडियन रिदम्स है, सर्केडियन वर्ड जो है ये लैटिन से लिया हुआ है। सर्का मीन्स अबाउट एंड डाइन मीन्स डे, मीन्स के दिन रात के मुताबिक ये साइकिल्स परफॉर्म होते हैं। दिन रात के मुताबिक ये साइकिल्स परफॉर्म होते हैं। ये सर्केडियन रिदम्स जो है ये दिन और रात के साइकिल के मुताबिक होते हैं। Indigenous rhythms are usually synchronized with those of corresponding external cycles. जो indigenous rhythms होते हैं वो usually synchronized होते हैं with external cycles. Means के external cycles के मुताबिक इंडिजिनस रिदम्स बॉडी के अंदर के जो फंक्शंस है वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है जो इकोलॉजिकल साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं, जो फैक्टर्स जैसे कि रोशनी दिन और रात में कितनी पड़ रही है, ये सारे तो उन पर डिपेंडेंट होते हैं। The external conditions which regulate the duration of cycle and phase positions are called synchronizers or time cues. External conditions means के light, temperature, wind etc etc, ये जो conditions है जो रेगुलेट करते हैं इन सर्केडियन रिदम्स को, इकोलॉजिकल रिदम्स को, फिजियोलॉजिकल रिदम्स को, कैसे कि उनका ड्यूरेशन कितना होगा, दौरानिया कितना होगा और उनका फेस पोजीशन क्या होगा, तो ऐसे कंडीशंस को सिंक्रोनाइजर्स कहते हैं या टाइम क्यूज कहते हैं। जैसे लाइट हमारे पास एक सिंक्रोनाइजर है, टेम्परेचर भी है, तो इस तरह के जो कंडीशंस है इनको सिंक्रोनाइजर्स या टाइम क्यूज कहते हैं जो सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करते हैं। लाइट इज ए यूनिवर्सल सिंक्रोनाइजर, जैसा कि लाइट हमारे पास एक यूनिवर्सल सिंक्रोनाइजर है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, वो लाइट को देखते हैं और अपने रिदम्स को कंट्रोल करते हैं, फिजियोलॉजिकल या इकोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। डायर्नल रिदम्स इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में डायर्नल रिदम्स कौन से हैं और किस तरह होते हैं? द फ्लावर्स ऑफ रोजा कैनेना, सिचोरियम इंटिबिस एंड पेपेवर सोमनिफेरम ओपन अप एट 4 to 5 AM। जैसे हमारे पास कुछ प्लांट्स है जैसे रोजा कैनेना है, सिचोरियम इंटिबस और इसी तरह पेपेवर सोमनिफेरम जो है, उनके फ्लावर्स सुबह 4 से 5 बजे खुलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह द फ्लावर्स ऑफ लेक्ट्यूका सेटाइवा ओपन अप एट 7 AM, और इसी तरह जो लेक्ट्यूका सेटाइवा है, सलाद है, उनके जो फ्लावर्स है वो सुबह 7 बजे रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं सुबह के 7 बजे के टाइम के करीब इर्द गिर्द। तो ये क्या है? लाइट एक सिंक्रोनाइजर है, प्लांट्स पर पड़ता है, एक खास इंटेंसिटी में जब प्लांट्स पर ये लाइट पड़ती है तो जो प्लांट्स है उनके जो फिजियोलॉजिकल या इकोलॉजिकल फंक्शंस है वो स्टार्ट होना
शुरू हो जाते हैं। In some plants, the flowers open up before the break of dawn, and in some others with the onset of dusk. कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स जो है वो सुबह सवेरे खुलते हैं, और कुछ प्लांट्स में जो है तो वो जब रोशनी प्लांट्स की रोशनी धीमी हो जाती है तब खुलते हैं। When a flower closes up, it does so to protect its inner organs from the cold of the night and against extra moisture. अब प्लांट्स रात को क्यों अपने जो फूल है वो बंद कर लेते हैं? इस वजह से ताकि रात को टेम्परेचर कम हो जाती है तो उस कम टेम्परेचर से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा रात को मॉइस्चर ज्यादा होता है, ओस पड़ती है। उस ओस के मॉइस्चर से बचने के लिए प्लांट्स अपने फ्लावर्स पेटल्स जो है वो बंद कर लेते हैं ताकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट हो, क्योंकि दिन के वक्त काफी ज्यादा पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है। जब ओस गिरती है रात को तो उस ओस के साथ वो पोल्यूटेंट्स नीचे गिरते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो उस नुकसान से बचने के लिए प्लांट्स ने क्या किया हुआ है कि वो अपने फ्लावर्स क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह रात को टेम्परेचर बाज़ जगहों पर बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो उस कोल्ड टेम्परेचर से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको बचाने के लिए प्लांट्स क्या कर लेते हैं? अपने फ्लावर क्लोज कर लेते हैं। इन द डे फ्लावर्स ओपन अप फॉर पॉलिनेशन अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस। अब दिन के वक्त फूल क्यों खुलते हैं? स्पेशली फेवरेबल कंडीशंस के वक्त, सुबह के वक्त या जो असर का टाइम होता है उस वक्त फूल खुल जाते हैं, और दिन के बीच में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है और इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होती है तो फ्लावर्स उस वक्त भी क्लोज हो जाते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस के दौरान फ्लावर इसलिए खुलते हैं ताकि पोलिनेशन हो। उस वक्त इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो और सुबह के टाइम अगर विंड पोलिनेटेड हो या असर के टाइम तो उस वक्त क्या होता है? हवा भी चलती है, इंसेक्ट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। तो पोलिनेशन के लिए सुबह सवेरे या असर के टाइम फूल खुल जाते हैं, और जो दिन का दरमियानी हिस्सा होता है जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है उस वक्त, और रात को फूल अक्सर बंद होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह सरंजाम होते हैं, ये फंक्शंस कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स किस तरह इन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। The protoplasm of living organisms exhibits constancy of structure because of the biosynthesis of the same type of molecules. Thus, the self-recurrence of chemical cycle occur in a living system. जो प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें कंसिस्टेंसी होती है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की, और उन ऑर्गेनेलीज की ये कंसिस्टेंसी जो है तो वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए होती है, जिसकी वजह से जो केमिकल साइकिल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसमें एक तरतीब होती है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड to replicate themselves and to control biosynthesis of proteins. अब ये जो तरतीब है कि एक तरतीब के साथ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज फंक्शन करते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनकी जरूरत होती है, ये किस वजह से? ये सारे प्रोसेसेस डिपेंडेंट है न्यूक्लिक एसिड्स पर, डीएनए और आरएनए पर। डीएनए और आरएनए रिप्लिकेट होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोटीन्स जो है तो डिफरेंट फंक्शंस कंट्रोल करते हैं।
Thus the basic rhythm was associated with the self replication of the DNA. तो मतलब ये है कि ये जो सारे फंक्शंस है और इनका जो रिदम है, एक तरतीब है, इनमें ये सारे डिपेंडेंट है डीएनए पर. In the course of evolution, DNA evolved the biological clocks regulating duplication. जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था तो उस दौरान डीएनए ने जो है तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स का जो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो अपना लिया था, जैसे सेल डिवीजन, डायर्नल रिथमिसिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड फाइनली द एक्टिविटी पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये जितने भी रिथम्स है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ये डीएनए के अंदर फिक्स्ड हो गए, कोड हो गए कि इन प्रोसेसेस ने कब सरंजाम होना है और किस तरह होना है. बायोलॉजिकल क्लॉक्स एग्जिबिट द ecophysiological integrity of the DNA cell organism, and the evolutionary mechanism through heredity has brought stability to these clocks. जो biological clocks है वो किसी भी इकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस की इंटीग्रिटी ऑफ द डीएनए सेल ऑर्गेनिज्म की वजह से है, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान जो है तो हेरिडिटी की वजह से इनमें स्टेबिलिटी आई है. इंट्रासेलुलर क्लॉक. It has been hypothesized that the diurnal rhythms of all unicellular organisms and multicellular plants and animals are due to intracellular clocks mechanism. अब intracellular clocks क्या है तो intracellular clocks जो है वो इन रिदम्स को कंट्रोल करते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. फॉर एग्जाम्पल द डायर्नल रिदम ऑफ turgor pressure in plant cells and growth, which is seen in isolated whole and half leaf joints, in strips of leaf blade and in other pieces of plant tissue kept in a nutrient medium. जैसा कि हमारे पास जो डायर्नल रिदम है जिसे टर्गर प्रेशर हम कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स और प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ये रिदम्स, ये फंक्शंस जो है, ये इकोफिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है, ये जिन पार्ट्स में होते हैं वो अगर प्लांट के साथ अटैच हो तब भी उसी रिदम से होते हैं, और अगर इन पार्ट्स को प्लांट से डिटैच किया गया हो और उसके बाद इनकी स्टडी की गई तब भी ये हो रहे थे ये फंक्शंस. ये जो टर्गर प्रेशर फंक्शंस है जो कि प्लांट के सेल्स में होते हैं और प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, तो ये उन पार्ट्स में भी देखे गए हैं जब ये पार्ट्स प्लांट के साथ अटैच थे, और जब इन पार्ट्स को अलग किया गया तब भी ये डायर्नल रिदम्स जो थे ये परफॉर्म हो रहे थे उसी तरतीब के साथ जब यही पार्ट्स प्लांट के साथ अटैच थे. It is hypothesized that the intracellular clocks are located in the nucleus of the cell and can be compared to a spring which is tightened in one phase and gradually released in another without ever reaching a zero level. ये एक हाइपोथेसिस है कि ये जो इंट्रासेलुलर क्लॉक्स होते हैं ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इसको कंपेयर किया गया है एक स्प्रिंग के साथ. अगर हम कंपेयर कर ले
और अगर ये स्प्रिंग जो है तो ये इसको खींचा हुआ है और ग्रेजुअली हम इसको रिलीज करें, thus oscillatory motion occur between the winding and unwinding phase। तो अगर इस स्प्रिंग को हम रिलीज करें तो ये स्प्रिंग आगे पीछे मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। The winding of the spring requires energy which is received in plants from reactions initiated by light and in mammals from oxidation and reduction reaction। अब ये जो स्प्रिंग की वाइंडिंग है इसको एनर्जी की जरूरत है, तो प्लांट्स ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? लाइट से लेते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, उस फूड को स्टोर कर लेते हैं और फिर उस फूड की रेस्पायरेशन से प्लांट्स और एनिमल्स जो है तो एनर्जी लेते हैं। Many biochemical studies indicate that in the spring model, the winding phase corresponds to the synthesis of RNA enzymes and the unwinding phase to the breakdown of proteins in the cytoplasm। मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल स्टडीज ये जाहिर करती है कि ये जो स्प्रिंग की जो मॉडल हमने पढ़ा, इसकी जो वाइंडिंग फेज है वो बिल्कुल इस तरह है कि आरएनए एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती है और इसका ये जो अनवाइंडिंग फेज है ये उन प्रोटीन्स की फिर ब्रेकडाउन है साइटोप्लाज्म में, जिसके नतीजे में एनर्जी पहले स्टोर हो जाती है जब वाइंडिंग होती है और जब अनवाइंडिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। This hypothesis may work well in the case of unicellular organism, but in the case of multicellular and complex organism, various processes occur simultaneously in different tissue and organ system। Thus, it is thought that a central mechanism may operate through the genes, hormones, organ system। यह हाइपोथेसिस तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही है क्योंकि उनमें एक ही सेल सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ले ले तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोसेसेस होते हैं वो सिंगल सेल कंट्रोल नहीं करते बल्कि टिश्यू या ऑर्गन लेवल पर परफॉर्म होते हैं, तो उनमें यह हाइपोथेसिस सही नहीं है। और ये जो हाइपोथेसिस है वो फंक्शन करता है जीन, हार्मोन, ऑर्गन और सिस्टम लेवल। सेंट्रल मैकेनिज्म, द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल प्रोसेस and environmental parameters in plants is achieved by a complex system of excitation। जो internal processes है और जो environmental parameters है, factors है जो इन internal processes को कंट्रोल करते हैं या मुतासिर करते हैं, तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है कि इंटरनल प्रोसेसेस को इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल पैरामीटर्स और प्लांट एक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एक्साइटेशंस की वजह से होता है। द रिसेप्टर्स आर द रूट tips of coleoptiles and shoots and plasmic growth in the outer walls of the cortical tissue। जो receptors है जो के environmental stimuli को receive करते हैं वो हमारे पास roots है, tip of coleoptile है या shoot है, और जो प्लाज्मिक ग्रोथ है मीन्स के सेल ग्रोथ है इन द आउटर वॉल्स ऑफ कॉर्टिकल टिश्यूज। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है जो इन स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। इसके अलावा ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम
के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक्साइटेशन और सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। The excitations are transmitted by hormones। जब ये excitations स्टार्ट हो जाते हैं तो ये थ्रू हार्मोन्स ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स, और वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट होना जो है तो एक एग्जाम्पल है। सेल डिवीजन, growth and the flowering of plant depend upon hormone which are produced in the growing parts। ये जो सेल डिवीजन है, ग्रोथ है और फ्लावरिंग है, ये डिपेंड करते हैं हार्मोन्स पर जो कि ग्रोइंग पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब प्लांट को लाइट मिलती है, जब प्लांट स्टिमुलस रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, टेम्परेचर। तो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे हमने पढ़ा कि रूट है, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल या शूट है, या प्लाज्मिक ग्रोथ है, या पेरेन्काइमेटस सेल्स है, वो जो है तो इन स्टिमुलाई को रिसीव कर लेते हैं। फिर थ्रू फ्लोएम, स्यू ट्यूब्स ये स्टिमुलाई पहुंचते हैं स्पेसिफिक साइट्स पर। वो साइट्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो हार्मोन्स जब ग्रोइंग साइट्स पर पहुंचते हैं तो ये जो सेल डिवीजन है, ग्रोथ है या फ्लावरिंग है, ये फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। Thus the growth rhythmicity is related to cell cycle division at the site of germ cell accumulation. The absorption of water and mineral is related to the rhythmicity of the root system। अब ये जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन है, ये रूट की रिथमिसिटी की वजह से है कि रूट को स्टिमुलाई रिसीव होते हैं कि वाटर और मिनरल्स मौजूद है, तब रूट टिप्स को ये स्टिमुलाई मिलते हैं। तब रूट्स जो है तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे और एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू। Therefore, it appears that plants do not have any central mechanism for growing diurnal rhythms। इन सारे एग्जाम्पल से पता चलता है कि प्लांट में कोई सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है कि इन डायर्नल रिदम्स को कंट्रोल करे, which is done by cells of different tissues and organs। बल्कि डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज या ऑर्गन्स जो है, जो कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स है, मखसूस ऑर्गन्स है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो ऑर्गन्स या उस ऑर्गन्स के टिश्यूज जो है इन रिदम्स को कंट्रोल करते हैं। द फोटोसिंथेसिस रिदम इज कनेक्टेड विथ लीव्स। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का जो रिदम है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, रात को नहीं होती, फिर जब रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो रिदम है वो लीव्स कंट्रोल करता है। एंड बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो लाइट है। इट इज पॉसिबल to set up different rhythms in two leaves situated opposite each other। और ये बहुत आसान है कि दो लीव्स है एक दूसरे के ऑपोजिट लोकेटेड है, तो उनमें हम ये रिदम्स जो है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक को लाइट प्रोवाइड करे तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, दूसरे को लाइट प्रोवाइड ना करे तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। मतलब यह है कि स्टिमुलस लाइट है, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसको हम प्रोवाइड करें एक लीफ में और दूसरे लीफ को प्रोवाइड ना करें तो एक में फोटोसिंथेसिस होगी, दूसरे लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इस तरह नहीं हो सकता कि एक लीफ को लाइट मिल रही है तो दोनों लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी। अगर एक को मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही, जिसको मिल रही है उसमें तो फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन जिसको लाइट नहीं मिल रही
उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं। जिसको लाइट नहीं मिल रही उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर एक ही प्लांट है, एक लीफ को हम लाइट दे और दूसरे को कवर कर ले और उसे लाइट ना मिले, पॉलीथीन बैग वगैरह से कवर कर ले और लाइट उसे ना मिले, तो जिस लीफ को लाइट मिल रही है उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, जिसको नहीं मिल रही उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसी तरह अगर हम आर्टिफिशियली रात के वक्त एक लीफ को लाइट दे तो उस लीफ में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, दूसरे को ना दे, उसी सेम प्लांट की दूसरे लीफ को फोटोसिंथेसिस लाइट ना दे तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स में ये जो फिजियोलॉजिकल रिदम्स है या फंक्शंस है, ये एक महसूस आर्गन कंट्रोल करता है या उस आर्गन के टिश्यू कंट्रोल करते हैं। एनिमल्स की तरह सेंट्रलाइज नहीं है कि एक महसूस आर्गन है, नर्वस सिस्टम है और वो इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि प्लांट्स में ये जो है तो लोकलाइज्ड है। फिजियोलॉजिकल रिदम्स कंट्रोल हो रहे हैं तो लोकलाइज्ड कंट्रोल हो रहे हैं। जिस आर्गन का जो फंक्शन है वही आर्गन या उसके कुछ टिश्यूज उस फंक्शन को, उस फंक्शन के रिदम को कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।